हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु की स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो 2018 का सॉल्व कर रहे हैं पेपर ग्रुप ए का, उसके जो बचे हुए वीडियो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 60 नंबर का 60 तक देखे थे, यानी 10 क्वेश्चन देखे थे पिछले वीडियो में। तो जो बचा हुआ है इस वीडियो में देखेंगे उसे। ठीक है, तो आप लोग की पेपर की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और जिसके पास भी किसी भी ईयर का यदि पेपर है, ठीक है, उसका पीडीएफ है तो हमारे व्हाट्सएप पे, ठीक है, उसको सेंड कीजिएगा, हम लोग उसका सलूशन करा देंगे। ठीक है, किसी भी सन का हो, ठीक है, आप लोग उससे हमारे पास भेजिए, हम लोग उसका सलूशन कराएंगे। ठीक है, हम लोग के पास जितना है उसका सलूशन आप लोग को करा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिएगा देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन यानी 61 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा क्या कर रहा है इसमें। कर रहा है एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण होगा। ठीक है, इसका त्वरण क्या होगा। देखिए गति के नियम से है। ठीक है, और मुझे शायद पता हो तो मैं बता दूं आप लोग को, ये गति के नियम का जो अभ्यास प्रश्न है उसका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। और जब हम लोग वहाँ पे पढ़ाए थे, बताए थे, तो मिक्सिंग करने में वो वीडियो कट, यानी वो क्वेश्चन कट गया था, तो मिला भी नहीं है। ठीक है, और मैंने सोचा बाद में बना देंगे, तो बनाए भी नहीं। तो चलिए यहाँ पे आपको मिल ही गया, देख लेते हैं सोल्यूशन उसका कैसे करेंगे। ठीक है, गति के नियम का दूसरे अभ्यास प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है यही। ठीक है, तो देखिए कह रहा है एक मोटरसाइकिल है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। ठीक है, ए का मान दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका द्रव्यमान में मान लेते हैं कि उसका जो द्रव्यमान है उस साइकिल का क्या है, m द्रव्यमान है। ठीक है, कह रहा है एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जा रही है। m द्रव्यमान की तो यह मोटरसाइकिल है जो इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, फिर इसके पीछे उतने ही द्रव्यमान की खराब मोटरसाइकिल बांध दिया जा रहा है। ठीक है, यानी एक और द्रव्यमान m द्रव्यमान की एक और है। ठीक है, m द्रव्यमान की अन्य मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल इसके पीछे क्या किया जा रहा है, साइकिल क्या किया जा रहा है, बांध दिया जा रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है उसका त्वरण क्या होगा, यानी a डैश क्या होगा। ठीक है, या इसको a1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए, क्या होगा। ठीक है, द्रव्यमान दोनों का क्या है, m है। ठीक है ना, तो आपको पता है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, m इंटू ए। तो यहाँ से F बराबर कितना आ जाएगा, हम जब 8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से चल रहे तो उस पर निकाल रहे हैं बल। ठीक है, तो m a का मान कितना है, a1 का मान 8। ठीक है, तो यहाँ से F1 निकल जाएगा, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, 8m या m 8, इसी को लिख सकते हैं क्या, 8m, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इसी के पीछे क्या किया जा रहा है, m द्रव्यमान की एक अन्य खराब मोटरसाइकिल बांध दिया जा रही है। तो F2 कितना होगा, F2 वहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m a2, क्योंकि m तो सबके लिए m है, यानी दोनों के लिए m ही द्रव्यमान की है। तो यहाँ से F2 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, m, और a2 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, a2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे m तो नहीं रहेगा, क्योंकि अब देखिए m a2 होगा। अब इसके लिए द्रव्यमान क्या है, एक तो मोटरसाइकिल का द्रव्यमान और एक अन्य मोटरसाइकिल का द्रव्यमान, यानी जो कुल द्रव्यमान हो जाएगा, कुल द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा, m प्लस m बराबर 2m, m प्लस m बराबर 2m। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, m 2m, क्योंकि इस m का वैल्यू ये है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये जो फोर्स लगेगा ये दोनों मोटरसाइकिलों द्वारा। ठीक है, तो दोनों का द्रव्यमान लेंगे, बात समझ में आई है। तो ये हो गया 2m बराबर a2। ठीक है, अब यहां से हम निकाले a2 बराबर तो क्या हो जाएगा, F2 अपान 2m, F2 अपान 2m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो F1 और F2 है, ठीक है, वो क्या है, F1 और F2 क्या है, बराबर है, यानी जो दोनों का बल है वो क्या है, बराबर है, यानी बल को परिवर्तित नहीं करना है। ठीक है, तो हम F2 बराबर क्या रख देंगे इसके स्थान पे, F1, तो क्या हो जाएगा, F1 अपान 2m, इसी को। ठीक है, क्योंकि हमें बल को परिवर्तित नहीं करना है, बल को परिवर्तित नहीं करना है। ठीक है, परिवर्तित किए बिना। ठीक है,
किए बिना निकालना है, तो बल को हमें परिवर्तित नहीं करना है, तो F1 और F2 क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर होगा, तो आप ये बराबर होगा तो आप 2m A2 बराबर m ऐड करके वैसे कर सकते थे, या F2 के जगह पे F1 रख दीजिए। ठीक है, तो F1 की वैल्यू कितनी है, 8m, तो 8m बराबर कितना हो जाएगा, 2m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 2 चौके 8, कितना आ जाएगा, 4। ए है ना त्वरण है, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। A1 का मान दिया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द्रव्यमान कितना है m, तो बल कितना लगेगा, इतना, F1 निकाल देंगे। ठीक है, 8 m न्यूटन का। करा कि बिना बल को परिवर्तित किए, बल को हमें परिवर्तित नहीं करना है और उतने ही द्रव्यमान की एक खराब मोटरसाइकिल उसके पीछे बांध दी जा रही है, तो थोड़ा पूछ रहा है, तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, m 2m हो जाएगा, तो बल कितना हो जाएगा, F2 m इंटू A2 होगा, तो m का मान 2m है और A2। अब ये जो बल को परिवर्तित नहीं करना है, तो ये जो बल होगा दोनों बराबर होगा, तो हम यहाँ से A2 की वैल्यू निकाले हैं, तो F2/2m आया है, पक्षांतर करेंगे तो F2 बराबर F1 रख दिए क्योंकि बल बराबर है, और F1 की वैल्यू आपको पता है 8m है, 8m करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। आगे हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थात 12 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 1 सेकेंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है, वहां दोलन का आवर्तकाल होगा। तो सेकेंड लोलक का पृथ्वी पे आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड। ठीक है, तो पृथ्वी पर सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है पृथ्वी पे 2 सेकेंड होता है। ठीक है, इसको हम एक अन्य ग्रह पे ले जा रहे हैं जहां पे जी का जो मान है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है, तो हम पृथ्वी पे आवर्तकाल निकाले T1। ठीक है, तो T1 बराबर क्या, आपका आवर्तकाल का फार्मूला होता है 2π√L/g, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पे निकालेंगे तो भाई यही होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये पृथ्वी पर होगा। ठीक है, पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण g होता है, उस लोलक की लंबाई L होगी, ये 2π नियतांक होता है। ठीक है, ये क्या है, आवर्तकाल, तो इसका मान दिया है, यही बराबर दिया है कितना, 2 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड होता है। ठीक है, इसको ले जा रहे हैं किसी अन्य ग्रह पर। ठीक है, तो वहाँ पे T2 बराबर कितना हो जाएगा, 2π√L/g, g यहाँ पे कितना है, तो पृथ्वी का 1/9 है, तो पृथ्वी का कितना है, g, इसी का मतलब गुणा 1/9 है। ठीक है, तो 1/9 है, तो ये 9 का ऊपर गुणा होगा ना, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, 2π√9L/g। अब 9 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, T2 बराबर, ये इसका निकालेंगे तो 3 होगा, तो 3 का इसमें क्या होगा, या 3 हो जाए, तो निकाल दीजिए, 3 × 2π√L/g। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से 2πL/g, 2π√L/g बराबर कितना रख दे, 2 रख दे, क्योंकि पृथ्वी पे गुरुत्वीय सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू 2 रख देंगे तो ग्रह पे निकल के आ जाएगा T2, यानी कितना आवर्तकाल होगा, तो 3 गुणे इसका मान कितना है, 2, यानी T2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 सेकेंड, कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। बात समझ में आई है बच्चों। ठीक है, 6 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा, 6 सेकेंड आया है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका 62 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, तो आपका 61 और 62 यानी 11 और 12 नंबर क्वेश्चन दोनों का ही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। इतना नोट करिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, नोट करिएगा इतना। देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन यानी 13 नंबर फिजिक्स का। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि दो वस्तुओं के संवेग समान हैं यदि उनके द्रव्यमान m1 m2
हो तथा गतिज ऊर्जाएं, ठीक है, क्रमशः K1 K2 हो तो अनुपात K2/K1 होगा, ठीक है, संवेग समान है और उनका द्रव्यमान क्या है, m1 और m2 है। तो संवेग बराबर P बराबर क्या होता है, m इंटू v और गतिज ऊर्जा K बराबर क्या होता है, K बराबर क्या होता है 1/2 mv², यही होता है ना। तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाले तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर P/m और यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m, अभी v की जगह पे एक P/m रखेंगे तो स्क्वायर है तो P²/m² हो जाएगा, एक m से कट जाएगा, ठीक है। तो K बराबर क्या आ जाएगा P²/2m, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दो वस्तुएं हैं, द्रव्यमान m1 m2 है और गतिज ऊर्जा K1 K2 है, ठीक है। तो K1 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, संवेग P है, दोनों के लिए समान है संवेग, ठीक है। तो P²/2 m1 हो जाएगा, इक्वेशन इसको फर्स्ट बना लीजिए। और K2 बराबर क्या हो जाएगा P²/2 m2, इसको इक्वेशन सेकेंड बना दीजिए। हमें निकालना है K2/K1 का मान, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करिए आप भाग कर दीजिए तो हो जाएगा K2/K1 बराबर कितना हो जाएगा P²/2 m2, अब बटा इसका बटा कितना P²/2 m1, ठीक है। तो यहाँ से P² से P² कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपको पता है बचेगा क्या, चलिए यहाँ पे देख लीजिए K2 बराबर K2/K1 बराबर कितना बचेगा, देखिए 1/m2 बटे में 1/m1, आपको पता है कि बटा होता है तो पलट जाता है, ठीक है। यहीं पे कर सकते थे लेकिन बता दे आगे कि पलट जाता है तो क्या आ जाएगा K2/K1 बराबर कितना आ जाएगा, m1 ऊपर चला जाएगा तो m1/m2, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो K2/K1 बराबर कितना आएगा m1/m2, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसका 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आई है। चलिएगा अगला देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर, ठीक है। फिजिक्स का हम लोग सीरियल लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपके बुक में पेपर में 64 नंबर क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं के माप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा। यानी सेल्सियस और पैमाने में क्या संबंध है, आप लोग ताप पढ़े होंगे तो उसमें है क्या कि C/5 बराबर क्या होता है F-32/9। इसको निकालने का मैं तरीका भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। क्या करते हैं कि कौन सा पैमाना है वो लिखते हैं, फिर वो कहाँ से शुरू होता है तो 0 से शुरू होता है तो -0 करते हैं और बटे में वो उसमें कितने खाने बराबर कितने खानों में बांटा गया उसको बटे में लिखते हैं, ठीक है। तो C-0/100 F- ये 32 से शुरू होता है 32/180, ऐसी को कटाते हैं, ठीक है। 20 से कटाएंगे तो यही आता है, ठीक है। तो आपको F का मान दिया है, ठीक है, और C की वैल्यू निकालना है तो C बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से F-32/9 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब F की वैल्यू दी है कितना 45, जी हाँ 45, ठीक है। तो 45 - 32/9 गुणे 5, 45 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 3 और 4 में से 3 गया 1 बटे में 9 गुणे 5, ठीक है। अब इसको करिए कितना हो जाएगा 13×5 = 65 बटे में 9। अब इसी को करिए 9 × 4 9 7 63, 9 7 63, तो 65 में से 63 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 बचेगा तो भाई 9 से तो भाग जाएगी नहीं तो दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, तो कितनी बार भाग जाएगी 9 दूना 18, 2 बार जाएगा, फिर 20 में से 18 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 20 होगा 9 दूना 18, यानी ऐसे जाएगा, ठीक है। 7.222 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7.22 डिग्री सेल्सियस दिया है, 7.2 दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दिया है, इनमें से कोई नहीं, यानी हमें ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है तो ऑप्शन डी में दिया है कि इनमें से कोई नहीं सही है, तो आप ऑप्शन नंबर डी को क्या करिए टिक कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को क्या करिए आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। OMR सीट आती है आप लोग उसको भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है,
कर चुके होंगे आप लोग, ठीक है। यानी 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश है तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा। फार्मूला क्या होता है, एन का मान प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का, एन बराबर क्या होता है 360 बटे में थीटा माइनस 1, यही तो होता है 360 बटे में थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से कर देते हैं, थीटा की वैल्यू दिया है, इसका मान दिया है कितना 60 अंश है, 60 अंश पे, ठीक है। तो चलिए 360 बटे में 60 और माइनस 1, 0 से 0 कट गया, 6 छवे के 36, 6 बार में यानी आया है 6 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। कितने प्रतिबिंब दिखेंगे 5 प्रतिबिंब, कितने दिखेंगे 5 प्रतिबिंब, ठीक है। 5 प्रतिबिंब ऑप्शन में दिया है आपके 5 प्रतिबिंब, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो आपका 65 यानी 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये बिल्कुल इजी था, सब लोग कर चुके होंगे, इसको कोई छोड़ भी नहीं पाएगा, सब लोग कर जाएंगे इसको, ठीक है। जो 64 नंबर क्वेश्चन था ये भी सब लोग कर जाएंगे, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए, फिर देखते हैं आगे, नोट करिएगा इतना। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया दाब 760 mm है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर दाब का मान होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा दाब है, ठीक है, वो कितना है 760 mm है, ठीक है। कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा दाब कितना होगा, तो इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको T1 मान लेते हैं और इसको T2 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक है, वी नो, क्या हम जानते हैं भाई, हम लोग पढ़े थे तो उसमें आपको पता है, लेसन में पढ़े थे कि जो हमारा दाब होता है वो ताप के क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपात में होता है। ताप बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा बढ़ेगा, और ताप घटाएंगे तो दाब क्या होगा घटेगा। तो मैंने आपको रिलेशन बताया हर बार, ठीक है, कई बार बताया है कि जब समानुपात में होता है और दो यूनिट है, ठीक है, P1 और P2 है, तो अनुपात कैसे निकालते हैं, P1 अपान P2 बराबर, इधर 1:2 चलता है तो समानुपात में होता है तो इधर भी 1:2 चलाते हैं, यानी T1 अपान T2 हो जाएगा, ठीक है। अब P1 की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, P1 की वैल्यू कितना है 760 और P2 की वैल्यू पूछा है तो P2 रख देंगे, ठीक है। T1 का मान दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम दाब को जब लेते हैं, दाब और ताप होता है तो ताप को हम केल्विन में चेंज करते हैं, ठीक है, और केल्विन में चेंज करने के लिए सेल्सियस पैमाने पे जितना मान होता है उसमें 273 ऐड किया जाता है, ठीक है। तो T1 का मान है 0 और इसमें प्लस 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बटे में T2 का मान कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 इसको भी केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से P2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 760 गुणे इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 373। आइए इसका गुणा होगा, P2 में 273 का गुणा हुआ होगा, अब P2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये भागा में चला जाएगा तो हो जाएगा 273, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, P2 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसी को कैलकुलेशन करना है आपको। चलिए कैलकुलेट करिए इसको, ठीक है। आप लोग के पास तो कैलकुलेटर नहीं होगा पेपर में भाई, वहाँ पे आप लोग को दिमाग लगाना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऐसे जनरली सॉल्व करते हैं तो आप लोग कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, ठीक है, सॉल्व करिए इसको, 360 गुणे 373 और भाग कर देंगे कितना 273 से, ठीक है, 273 से। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको जब कैलकुलेशन किए तो आया है 1038 mm, 1038 mm, और आपके ऑप्शन में इतना मैच नहीं कर रहा है। 360 दिया है, 780, 730 और डी दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो हम ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। जो हमारा दाब हो जाएगा कितना हो जाएगा 1038। अभी यहीं से देख लीजिए, दाब जो होता है प्रोपोर्शनल होता है टी का, ताप बढ़ाए हैं 0 से 100 किए हैं तो दाब भी बढ़ेगा,
तो पहले था 760, अब बढ़ के कितना हो गया 1038, क्योंकि भाई ताप बढ़ाने पे दाब क्या होता है, बढ़ता है। तो यहीं से आप लोग को कैलकुलेशन मिल गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन, यानी 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, कह रहे यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो तो उसकी धारिता होगी। तो आपको पता है धारिता बराबर क्या होता है, धारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, तो द्रव्यमान दिया कितना 100 ग्राम और विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया है 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। वहीं कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस देता तो हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान को चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन मात्रा ग्राम में ही है, विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। तो गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 जीरो से दशमलव गायब हो जाएगा, नहीं आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11। ठीक है, कितना आ जाएगा 11। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए को क्या करिए आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक है, 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर है, चलिएगा इतना नोट कर लीजिए। अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, यानी 18 नंबर। क्या कह रहा है, कह रहा है 5 ग्राम द्रव्यमान के पिंड विरामावस्था में, ठीक है 5 ग्राम का एक पिंड है जो विरामावस्था में है, पर एक बल 20 सेकेंड के लगता है, एक बल लगाते हैं 20 सेकेंड के लिए। ठीक है, जिसके बाद उस वस्तु पर कोई बल नहीं लगता है तथा 5 सेकेंड पश्चात 50 सेंटीमीटर की दूरी चलकर रुक जाता है, बल का मान न्यूटन में होगा। बल का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो m की तो वैल्यू दिया है, ठीक है, a की वैल्यू हमें क्या करना है, नहीं पता है, तो इसको ज्ञात करना है। आपको a बराबर पता है क्या होता है, v माइनस यू अपान टी। ठीक है, तो t तो वैल्यू पता है हमें, t कितना है 20 सेकेंड के लिए बल लगाया गया है, अब प्लस 5 सेकेंड के बाद वो कितना दूरी तय करती है, यानी टोटल जो हमारा समय हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 सेकेंड। तो t की वैल्यू दिया है, u की वैल्यू दिया है कि u जो है प्रारंभ, यानी जो पिंड है प्रारंभ अवस्था यानी विराम अवस्था में है, तो उसका u क्या होगा, 0 होगा। तो u की वैल्यू दिया है 0, t की वैल्यू दिया है 25। ठीक है, v की वैल्यू हम ज्ञात कर लेना, तो a की वैल्यू आ जाएगा, m का मान दिया ही है, कितना है 5 ग्राम, कितना है 5 ग्राम का है। ठीक है, तो m का भी मान दिया है 5 ग्राम। तो ग्राम को चेंज कर देंगे किलोग्राम में, तो 1000 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.005 किलोग्राम। ठीक है, इतना। तो m का मान दिया है, a का मान ज्ञात कर लेंगे इस फार्मूले से, क्योंकि u पता है, t पता है, v बस हमें पता करना है। ठीक है, तो वहां से तो आपको पता है v बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या निकाल ले हम, v बराबर दूरी बटा में समय, इस फार्मूले से। आपको पता है ना कि 5 सेकेंड में 50 सेंटीमीटर जा रहा है, तो 5 सेकेंड में 50 सेंटीमीटर जा रहा है, इसका मतलब हम भी ज्ञात कर लेंगे कि उसका अंतिम वेग कितना है, क्योंकि u जो है 0 है। और जब उस फोर्स लगाए हैं, फोर्स 20 सेकेंड के लिए लगाए हैं, अब 20 सेकेंड के लिए फोर्स लगा के उसके बाद छोड़ दिए हैं, तो 5 सेकेंड में वो 50 सेंटीमीटर चली जा रही है। यही कह रहा है ना कि 5 सेकेंड में 50 सेंटीमीटर दूर चली जा रही है, तो भी निकाल लेंगे कि उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड में 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर, तो उसको चेंज कर दीजिएगा मीटर में। ठीक है, मीटर में चेंज कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 50 में 100 से क्या करें, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 मीटर हो जाएगा। यानी जो आपकी दूरी दिया है s, जो s दूरी दिया है कितना 50 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा कितना, 0 से 0 कट जाएगा, 5 में 10 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो दूरी दिया है और समय दिया है कितना सेकेंड में, 5 सेकेंड में। तो v बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वहाँ पे कटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से कटा दीजिए, तो पहले दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 10 से, नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 50 हो जाएगा। ठीक है,
ये ऐसे ही आपको दिख रहा है सीधा सीधा, 5 से कटा दीजिए एक बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.1, यानी v बराबर कितना हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू पता हो गया इतना, ठीक है। u की वैल्यू पता है, तो हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, और a की वैल्यू निकल जाएगा तो इस फार्मूले में a का मान रख के हम बल का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इस ऊपर वाले को मिटा के सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बचेगी। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, और देखिए यहाँ पे हम निकाल लें a की वैल्यू, ठीक है। तो a की वैल्यू निकाल ले तो v के बराबर कितना है 0.1, और माइनस u का मान 0, और t का मान कितना है, टोटल समय 25 सेकेंड है, ठीक है, 25 सेकेंड। तो भाई 0.1 में से 0 घटाएंगे तो उतना ही होगा, ठीक है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। अब दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे कितना हो जाएगा 250। तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया आपका, त्वरण हो गया, ठीक है, यानी a का मान हो गया। तो अब बल निकाल लेंगे, कितना बल होगा, तो a बराबर क्या होगा m इंटू ए। m का मान कितना है 0.005 गुणे a का मान कितना निकाले हैं 1/250, ठीक है। अब इसी का सलूशन करना है, ठीक है। जब इसको सलूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.0002 इतना न्यूटन आएगा, ठीक है, 0.002 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए दिया है 0.0002 न्यूटन, ऑप्शन नहीं। इसको आप लोग क्या किया है, दशमलव को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो दशमलव को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एडजस्ट करते हैं। दो देखिए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में 2 दिया है, ठीक है ना। तो ए और डी तो ऐसे कट हो गया। अब देखिए उसमें भी दशमलव को एक स्थान इधर तक, यानी दशमलव को यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। तो 3 स्थान किधर जा रहा है, दाएं जा रहा है, तो घात किस में जुड़ती है, माइनस में, ठीक है ना, आपको बताया गया है। तो कितना हो जाएगा 0.2 और गुणे जितना जाता है उतना माइनस चढ़ा दे, तो 1 2 3 स्थान गया है ना, 10 घात माइनस 3 लगा देंगे। तो 0.2 गुणे 10 घात माइनस 3 न्यूटन, 0.2 गुणे 10 घात माइनस 3 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, चलिएगा इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करें इसमें, क्रैक सूक्ष्मदर्शी के मुख्य पैमाने को 0.5 mm के भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है, यानी उसको एक भाग का मान 0.5 mm है। कह रहे वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भाग के साथ मिलते हैं, यानी जो मुख्य पैमाना सूक्ष्मदर्शी का उसका जो 49 भाग है वह वर्नियर पैमाने के 50 भाग के क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि पैमाने का अल्पतमांक क्या है, अल्पतमांक क्या है, ठीक है। तो जो मुख्य पैमाना है हमारा, मुख्य पैमाना वो उसका कितना भाग 49 भाग, और एक भाग का मान कितना है 0.5 है, या 49 भाग, ठीक है। चलिए मुख्य पैमाने का 49 भाग किसके बराबर है, वर्नियर के 50 भाग के, ठीक है, वर्नियर के 50 भाग के बराबर है, ठीक है। और जो मुख्य पैमाना का एक भाग है, ठीक है, मुख्य पैमाने का एक भाग किसके बराबर है, तो 0.5 mm के बराबर है, ठीक है। तो मुख्य पैमाने के जो 49 भाग है उनका मान कितना हो जाएगा, यानी 49 भाग का मान कितना हो जाएगा, 49 भाग का मान कितना हो जाएगा 49 गुणे 0.5 कितना हो जाएगा, 5 9 45, 4 और 5 चौके 20, 4 24, दशमलव के स्थान पर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 24.5, ठीक है, 24.5। ये क्या हो जाएगा 49 भाग, यानी जो सूक्ष्मदर्शी है उसके मुख्य पैमाने का जो 49 भाग है, ठीक है ना, जो 49 भाग है वह वर्नियर पैमाने के 50 भाग के क्या है, बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं कि वर्नियर का एक भाग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वर्नियर का एक भाग कितना होगा, वर्नियर का एक भाग कितना होगा, तो देखिए ये जो 24.5 भाग है यही ना वर्नियर के 50 भाग के क्या है, बराबर है,
ठीक है। तो एक भाग निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल कितना भाग है उसका 24.5 में भाग कर दीजिए किससे, 50 से, ठीक है, टोटल से। तो एक उसका भाग आके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कर दीजिए भाग, तो क्या हो जाएगा, दशमलव को हटा दीजिए तो इतना हो जाएगा, और 10 से गुणा किया ना तो नीचे हो जाएगा आपका कितना 500। अब इसको आप लोग क्या करिए, भाग कर दीजिए, ठीक है। तो इसको भाग कर दीजिए, तो भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, चलिए भाग करके देख लेते हैं। 245 में भाग करना है 500 से, ठीक है, तो आ जाएगा 0.49 इतना भाग। तो ये वर्नियर का एक भाग हो गया इतना, ठीक है। तो हम अल्पतमांक निकाल लें, अल्पतमांक कितना हो जाएगा, तो इस पे 50 भाग है ना, 50 भाग, तो 0.5 में से घटा दीजिए कितना 0.49, क्योंकि ये एक भाग का मान है, इस पे कितने भाग है 50 भाग, तो घटा दीजिए क्योंकि ये पॉइंट में, तब इसको भी पॉइंट में लाएंगे, ठीक है। तो इतने भाग में से घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.50 में से 49 घटाना है तो कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। इतना क्या आएगा, ये mm आएगा, ये mm में मान है, ठीक है। आपके 50 भाग के बराबर था ये, ठीक है ना। तो 50 भाग को इसी को 0.50 क्यों आया है, क्योंकि इसको ये सेंटीमीटर में है, इसी को mm में चेंज करेंगे तो भाग करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इतना में से इतना घटाएंगे तो इतना mm आ गया। अब mm इतना कितना 0.01 mm। अब ऑप्शन में मिलाते हैं, दिया है इतना 0.01 mm, नहीं दिया है, सेंटीमीटर में सारा ऑप्शन दिया है। तो mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग करते हैं। तो 10 से भाग करेंगे तो दशमलव और इधर खिसक के आ जाएगा, यानी 0.01 सेंटीमीटर। उसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 0.001 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन, यानी 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 1 किलोवाट घंटा का मान है, 1 किलोवाट घंटा का मान है, ये आपको बताया गया है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 वाट, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 वाट इतना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कराते हैं, तो 71 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 वाट, इसमें जूल दिया है, इसका मतलब ये कार्य होगा, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा कार्य का मान कितना होगा, तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, कार्य का मतलब क्या होता है जूल, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एसआई पद्धति में न्यूटन इंटू सेकेंड इकाई किसका है, ठीक है। यानी अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि जो न्यूटन इंटू सेकेंड है यह किसका मात्रक है। तो आपको बल का आवेग, यानी आवेग बराबर पता है, बल आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणित समय अंतराल, समय अंतराल। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, इंटू समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, क्या होता है सेकेंड, ठीक है। तो न्यूटन इंटू सेकेंड किसका मात्रक है, बल के आवेग का, किसका मात्रक है आवेग का, ठीक है। तो बल के आवेग की ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बल के आवेग की, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला भी ऑप्शनल है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है इसमें कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कह रहा है जूल, किलोवाट घंटा, सी कह रहा है मेगावाट, और डी कह रहा है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो अभी देखिए किलोवाट घंटा जूल ऑप्शन आया है इसमें, तो ऊर्जा का मात्रक है ही, ठीक है, जूल तो ऊर्जा का मात्रक है ही, न्यूटन इंटू मीटर भी क्या है ऊर्जा का मात्रक, क्योंकि आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो बल का मात्रक न्यूटन इंटू विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर बराबर यही जूल होता है, ठीक है। तो ये भी कार्य का मात्रक है, ठीक है, यानी ऊर्जा का मात्रक है। तो आपका जो मेगावाट है, सी ऑप्शन मेगावाट, ये किसका मात्रक है, सामर्थ्य का,
यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो जूल जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है वो क्या है, मेगावाट है। क्या है, मेगावाट। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। क्या करें इसमें कि एक पिंड विरामावस्था में चलना आरंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो टीवे यानी 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी। तो आपको पता है टीवे सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, एस टी बराबर क्या होता है, u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t माइनस 1। ये टीवे सेकेंड में चली गई दूरी, ये एस टी क्या बताता है कि टीवे सेकेंड में चली गई दूरी कितनी होगी। तो कितने सेकेंड में, 10वें सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा एस 10 यानी 10वें सेकेंड में चली गई दूरी कितनी होगी। यू कह रहा है कि आपका क्या है, विरामावस्था से चलना, तो यू क्या होगा आपका 0 होगा, इसका मान कितना होगा 0। तो इससे लिखने से मतलब है कोई नहीं। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 ए का मान कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है, तो हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 2 और टी का मान कितना है 10 माइनस 1, इसको कटा दीजिए 2 5 10, तो एस 10 बराबर कितना आ जाएगा, बार है 5 गुड़े, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो गुड़ा का ही चिन्ह आ गया, और 10 से 2 में गुड़ा करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 में से 1 घटेगा कितना 19, और 19 बचे 95, यानी इतना मीटर, कितना मीटर जाएगा 10वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 95 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 95 मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग क्या करिए, बी को टिक कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए। फिर देखते हैं एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देखते हैं। तो चलिए इतना नोट करिएगा, लास्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स का आपके जो पेपर है इसमें इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं इसमें कि दो बल P1 तथा P2 का परिणामी बल P2 से 90 अंश पर है तथा इसका परिणाम P2 के समान है, P1 का परिणाम है। ठीक है, यानी दो बल हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये P1 बल है और एक ये हमारा P2 बल है। ठीक है, तो इसका परिणामी बल यही होगा जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, R ये हमारा क्या होगा, परिणामी बल होगा। ये क्या है तो P2 से 90 अंश पर है। ठीक है, 90 अंश पर है और कह रहा है इसका परिणाम P2 के समान है। ठीक है, और ये जो परिणाम है यानी जो R है ये किसके समान है, P2 के समान है। ठीक है, यानी R बराबर P2 है तो P1 की वैल्यू बताइए, यानी P1 का परिणाम बताइए कि कितना है, परिमाण बताना है। ठीक है, तो चलिए आपको पता है कि R बराबर क्या होता है, परिमाण इन लोग का जो R निकालते हैं परिणाम वो क्या होता है अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 P2 कॉस थीटा, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा फार्मूला होता है परिणाम का, परिमाण का। ठीक है, R का क्या होता है फार्मूला, तो R ही बराबर किसके P2 के ना, तो यही हमारा फार्मूला हो जाएगा P2 बराबर अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 P2 कॉस थीटा। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग P1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे थीटा का मान दिया है, थीटा जो है P1 और P2 के मध्य बनने वाला कोण है। ठीक है, क्या है कोण है, तो यहाँ से हम निकालेंगे tan थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका क्या P1 साइन थीटा बटे में P2 प्लस P1 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया है। ठीक है, 90 अंश, तो tan 90 अंश बराबर कितना हो जाएगा, tan 90 अंश बराबर P1 साइन थीटा और क्या हो जाएगा P2 प्लस P1 कॉस थीटा, ये क्या हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 अंश अब बटे में कॉस 90 अंश बराबर P1 साइन थीटा अब बटे में P2 प्लस P1 कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको पता है साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 और साइन और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0 बराबर P1 साइन थीटा अब बटे में P2 प्लस P1 कॉस थीटा। अब तिर्यक गुणा कर सकते हैं, अब
तो गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो P2 प्लस P1 कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो P1 कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस P2। यहाँ से कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस P2 अपान P1। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गया, अब यहीं पे रख देंगे कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये फार्मूला है P2 बराबर अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 इंटू P2 और कॉस थीटा की वैल्यू कितना रख दे, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस माइनस क्या है, माइनस P2 अपान P1। P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा P2 बराबर अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ठीक है, और इसका करेंगे क्या बचा है, P2 और P2 बचा, तो क्या हो जाएगा, माइनस P2 स्क्वायर, क्योंकि P2 और P2 का गुणा करेंगे तो माइनस P2 स्क्वायर। ठीक है, कुछ छूट रहा है हमारे फार्मूले में, यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, 2 होता है, 2 P1 P2 कॉस थीटा होता है, 2 होता है, यही हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, 2 होता है, तो यहाँ से क्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 P2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सोल्यूशन करना है और यहाँ से हम P1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा P2 स्क्वायर बराबर, अब ये अंडर रूट हट जाएगा ना, तो P1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये क्या है, P2 स्क्वायर माइनस 2 P2 स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से P2 स्क्वायर और P2 स्क्वायर चिन्ह समान है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा है माइनस 2 P2, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 P2 स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर। ठीक है, P1 स्क्वायर हो जाएगा, तब इसका स्क्वायर है, हमें P1 की वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या कर, देखिए अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट P1 स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर, हाँ P1 स्क्वायर बराबर, यानी इसका स्क्वायर कर दिए, अब इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 P2 स्क्वायर। तो P1 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, P1, और इसका निकालिए तो P2 स्क्वायर तो निकल जाएगा, क्योंकि इसका P2 स्क्वायर यानी P2 गुणे P2, तो स्क्वायर का रूट मतलब दो को जोड़ा तो P2 बाहर निकल के चला आएगा। ठीक है, और जो 2 बचा है उसका तो निकाल नहीं पाएंगे स्क्वायर रूट, तो वो क्या रह जाएगा, अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो P1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 P2। ठीक है, तो जो P1 की वैल्यू आ जाएगी उसका जो परिमाण आ जाएगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 P2। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, P1 की वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कराइए P1 बराबर, ठीक है, P1 बराबर होगा आपका अंडर रूट 2 P2, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपके मॉडल पेपर का। ठीक है, अब इसी के साथ फिजिक्स का पार्ट समाप्त हो जाता है। अब इसके आगे केमिस्ट्री आएगा, तो केमिस्ट्री वाले सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो इसके अनुसार ही आप लोग पेपर की प्रिपरेशन कीजिएगा, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं एक अगले मॉडल पेपर के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।